सोर्सेज ऑफ क्रिएटिंग कैपिटल, एक बिजनेस में कैपिटल कैसे क्रिएट होता है और क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं कैपिटल को क्रिएट करने में, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से हाउ टू रेज फंड्स इन बिजनेस. Here is a list which is enlisted regarding sources of creating capital, which includes retained earning, trade credit, factoring, lease financing, public deposits, commercial papers, issue of shares, which includes equity and preference shares, debentures, and financial institutions. Now we will discuss each and every source in detail in the coming slides. Number one, retained earning. Retained earning is that part of profit which is not distributed to shareholders in the form of dividend. बिजनेस में बात करें तो ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपने अर्न किया, उसमें से कुछ पोर्शन आपने डिविडेंड में शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो आप सेव कर लेते हो बिजनेस में, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं. अब ये अमाउंट सेव करने का पर्पस क्या होता है? सबसे पहला पर्पस कि नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट डिविडेंड पे कर लेंगे इस अमाउंट से. नेक्स्ट, कोई ऐसे अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, उनको पे ऑफ करने के लिए रिटेन अर्निंग्स का अमाउंट हम यूज कर सकते हैं. फ्यूचर में 2-3 सालों में रिटेन अर्निंग में इतना पैसा कलेक्ट हो गया कि हम फर्दर फ्यूचर एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं. कोई भी न्यू प्रोडक्ट लाइन, न्यू प्रोडक्ट, न्यू ब्रांच ओपन कर सकते हैं. क्लियर? एंड दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस एक्सपेंशन. Now have a look on advantages of retained earning, which includes it is a permanent source of funds. जब बिजनेस में पैसा आप खुद कलेक्ट करते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो ये हमारे पास एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, एक ऐसा सोर्स ऑफ फंड है कि हम इसको जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, जब चाहे तब इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं. क्लियर? और इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, किसी को कोई डिविडेंड पे नहीं करना होता इस अमाउंट से, और ना ही कोई एडिशनल फ्लोटेशन कॉस्ट होती है. हम अपनी मर्जी से जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं, जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, जिस पर्पस के लिए चाहे उसके लिए यूज कर सकते हैं. क्लियर? अब बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की कि रिटेन अर्निंग की कौन सी डिसएडवांटेजेस है. सबसे पहले डिससेटिस्फेक्शन अमंग द शेयरहोल्डर्स एज दे वुड गेट लोअर डिविडेंड्स. शेयर होल्डर्स फील करते हैं कि उनको थोड़ा अमाउंट डिविडेंड दे दिया गया, ज्यादा देना चाहिए था, बाकी बचा हुआ बिजनेस ने क्यों रखा हुआ है. ये हो सकता है बाजार बिजनेस ने रखा है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड फ्यूचर यूजेज के लिए, बट पॉसिबल है कि ये वैसा ना करते हो और वो प्रॉफिट मैनेजमेंट के ही पास रह जाता हो और शेयर होल्डर्स को ना मिलता हो, और यही एक कॉज होता है एजेंसी प्रॉब्लम्स का. क्लियर? देन बात करते हैं अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग. जैसा कि बात की कि ये वो अमाउंट है जो बिजनेस के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट होगा तो ये अमाउंट क्रिएट होगा. अगर बिजनेस में कोई भी फ्लक्चुएशंस आती हैं और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, तो फिर रिटेन अर्निंग का वो अमाउंट भी जनरेट नहीं होगा. इसलिए ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि whether business will conduct or not, whether business will run or not. Clear? Then बात करते हैं ये वो अमाउंट है, opportunity cost associated with these funds is not recognized by many firms. ये वो अमाउंट है बिजनेस का जो बिजनेस के अंदर पड़ा हुआ होता है, हमें नहीं पता चल सकता कि इस अमाउंट की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. लाइक हम बात करें तो कहीं से डेट लेते हैं तो डेट पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो हमें पता है कि इस डेट की कॉस्ट इतना % इंटरेस्ट है जो कि हमें मंथली बेसिस पे करनी है. इसीलिए रिटेन अर्निंग क्या कोई ऐसा कोई कॉस्ट ही नहीं आती. जब कोई कॉस्ट ही नहीं आती तो पता ही नहीं चलता कि इसका लेवल क्या है और इसके ऊपर कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेलेबल है. क्लियर? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट इज ऑल अबाउट अकाउंट पेबल्स. अकाउंट पेबल्स में क्या होता है
कि जब आप एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपका बिजनेस इतना ग्रो हो चुका होता है कि अब आप अपने क्रेडिटर्स को कहते हैं कि हमें गुड्स मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, और उसके लिए हम आपको 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन बोथ पार्टीज। तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद हम पेमेंट आपको कर देंगे। तो ये जो हमें थोड़ा टाइम पीरियड मिलता है पेमेंट का, दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड क्रेडिट। क्लियर? अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड क्रेडिट की। सबसे पहले, कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड्स, इजीली है। हाँ, हम पैसा ले लेंगे वहां से, जो अमाउंट हमने उनको पे करना था वो फॉर द टाइम बिंग नहीं पे किया, हमने गुड्स ले ली, गुड्स हमने सोल्ड कर ली, सोल्ड के बाद जो पैसे आ गए, वो जो रोटेशन पीरियड हमें हमने दिया था उसमें हमने पैसे जनरेट कर लिए। अब वो पैसे हम जाके वापस पे ऑफ कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। क्लियर? हमारे लिए ये अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब नहीं है, कोई बर्डन नहीं क्रिएट कर रहे कि हमें कहीं और से पैसे लेके आने पड़ेंगे और हम फिर क्रेडिटर्स को देंगे, फिर क्रेडिटर से हमें गुड्स मिलेंगी, फिर गुड्स हम सोल्ड आउट करेंगे, फिर वहां से प्रॉफिट जनरेट होगा, फिर जाके हम वो जहाँ से हमने उधार ली थी वहां से हम वापस पे ऑफ करेंगे। ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। बस आप कह देते हो कि हम 1 हफ्ते बाद पेमेंट कर देंगे, वो आपको दे देते हैं गुड्स, वो आप गुड्स 1 हफ्ते के अंदर अंदर अच्छी खासी सोल्ड कर चुके होते हैं और उनको एक इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। क्लियर? और ये कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स है, बिकॉज कि आप पिछले की पेमेंट करते हो और नए गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मटेरियल्स उठा लेते हैं, फिर पिछले की पेमेंट करते हैं और नया उठा लेते हैं, तो एक प्रॉपर कंटिन्यूस प्रोसेस है। हेल्प्स कैश फ्लो सिचुएशंस, इजीली हेल्प करता है आपके कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को मेंटेन करने में। पे क्रेडिटर्स एट द लेटर स्टेज अलाउंग गुड्स टू बी सोल्ड, हमें वो टाइम पीरियड मिल जाता है कि हम गुड्स सोल्ड करके पैसा जनरेट कर लें और वही पैसा हम क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दें। क्लियर? हमें कोई नया सोर्स ऑफ फंड्स या सोर्स ऑफ फाइनेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इट मे इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग, अगर हम इसी तरह से गुड्स उठाते रहे, मटेरियल उठाते रहे और हम इसी तरह से बेचते रहे और हमने टाइमली पेमेंट नहीं कर सके, या फिर 1 हफ्ता बोल के 15 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन के बाद हम लोग 25 दिन पे लेके जा रहे हैं क्योंकि हम उनको जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने पैसा अभी तक हमारा माल बिका ही नहीं, जो हमारे पास पैसे आए जो मैं तुम्हें पैसे दे सकूं। अब वो कहानियां जो लंबी चौड़ी होती हैं सप्लायर और कंपनी के बीच में, वो सारी चीजें होती हैं, उसकी वजह से वो ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाते रहते हैं और यहाँ पे लॉस होता रहता है। लॉस ऑफ इमेज है बेसिकली। अब लॉस ऑफ इमेज भी तो एक लॉस है, नॉट नेसेसरी कि वो प्रॉफिट ना हो। क्लियर? और इस सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी की क्रेडिट हिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है। वो इतनी सालों से जो क्रेडिट हिस्ट्री बनी हुई थी कि हाँ ये टाइमली पेमेंट करते हैं और वो टाइमली पेमेंट नहीं कर सके, उस वजह से ये ओवरऑल बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस पे इफेक्ट आ गया। डन? देन बात करते हैं फैक्टरिंग की। Factoring is a type of finance in which a business would sell its account receivables to a third party to meet its short-term liquidity needs. यहाँ पे क्या होता है, जो आप अपनी कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं वो किसी थर्ड पर्सन को सोल्ड आउट कर देते हैं। आप कहते हैं ये हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, ये वो फला बंदे हैं जिससे मुझे पैसा कलेक्ट करना है और पैसे मेरे पास आ जाएंगे। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स ले लो। लेट सपोज 1 लाख रुपीज के हमारे अकाउंट रिसीवेबल है, हमने थर्ड पर्सन को बोला ये मेरे 1 लाख के अकाउंट रिसीवेबल है, ये तुम ले लो और इसमें से तुम कट डाउन करके 90,000 में डन कर लो। 10,000 तुम्हारा कमीशन है या 10,000 तुम्हारी फीस है। क्लियर? अब वो 90,000 रुपीज उसको दे रहे हैं, उसको 10,000 का बेनिफिट हो गया। क्लियर? समझ आ रहा है? ये प्रोसेस समझ आ गया? अब वो 90,000 जो उसको मिले, अब वो बिजनेस में उसको यूटिलाइज कर सकता है। आगे बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग। एडवांटेजेस इंक्लूड्स चीपर फाइनेंसिंग देन अदर लाइक बैंक क्रेडिट। अगर यही 90,000 हमें बैंक से चाहिए होते तो
बैंक इस पे इंटरेस्ट चार्ज करती, क्लियर, और वो हमें टाइमली इंटरेस्ट पे करना पड़ता, उनकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ होते, वो हमें फॉलो करने पड़ते, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जाके हमें पैसे मिलते, क्लियर। और टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट को यहाँ हमने लमसम अमाउंट में फुल एंड फाइनल कर दिया कि चलो थोड़े से पैसे काट लो और बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें दे दो, क्लियर। आगे बात करते हैं प्रॉम्प्टली मीट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। बेनिफिट फैक्टरिंग का सबसे बड़ा ये है कि जब हम अपने अकाउंट रिसीवेबल्स किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं तो उस सिचुएशन में हमें जो पैसे मिलते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग हम अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकते हैं। बिजनेस में एकदम से इमरजेंसी पैसे चाहिए होते हैं तो उसमें हम ये सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं। Then flexible and ensure a definite pattern of cash inflows from credit debts. Like जिस तरह से हम लोग डेट उठाते हैं उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और इसके अलावा जब लिक्विडिटी की वजह से जैसे हमने कोई लायबिलिटी थी हमारे ऊपर कि हमें सर्टेन अमाउंट कहीं पे करना है और वो पे नहीं कर पा रहे थे हमने, तो और सिचुएशन हमने फैक्टरिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करके पैसे जनरेट कर लिए, तो अब उस सिचुएशन में हम पैसे दे रहे हैं तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर हो गई, हमारे कैश इनफ्लोज की हालात बेहतर हो गए। अब जो ग्राफ बनेंगे वो एक बेहतर ग्राफ बनेंगे रादर देन वो ग्राफ पैसे ना होने की वजह से लॉस में जाता, फिर हम कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस यूटिलाइज करते, क्रिएट करते और उसके बाद उस ग्राफ को वापस ऊपर लेके आते, तो बेहतर था हमने उसी वक्त देखा कि हमें पैसों की जरूरत पड़ सकती है और अभी जरूरत है तो हम उसी वक्त फैक्टरिंग का ऑप्शन अवेल कर लें। डन। डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हेन स्मॉल इनवॉइसेस, या छोटी छोटी इनवॉइसेस हम होती हैं वहाँ हम जब फैक्टरिंग किसी को सोल्ड कर रहे होते तो वो कहता है कि इतनी छोटी छोटी अमाउंट्स इतने सारे आपके कस्टमर से कलेक्ट करनी है तो इसमें तो मुझे आगे से ज्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगी, क्लियर। तो इसके लिए आप तो ज्यादा अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा हमें, लाइक फिर वो 1,00,000 रुपीज 80,000 रुपीज हमें वापस मिलेंगे। तो इस सिचुएशन में जहाँ स्मॉल कस्टमर्स हो, स्मॉल इनवॉइसेस हो, वहां पे ये एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, एडवांस फाइनेंसिंग चार्ज हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि वो थर्ड पर्सन हमें एडवांस में पैसे दे रहा है तो इसलिए वो ज्यादा पैसे डिडक्ट कर सकता है, हमें हाई कॉस्ट पड़ सकती है। देन कस्टमर रिटेंशन में भी लो, हमारे वो कस्टमर जो हमने एक थर्ड पर्सन को दे दिए अब थर्ड पर्सन उनसे रिकवरी करेगा, अब थर्ड पर्सन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तो अपनी ही होंगी, उनका वे ऑफ डीलिंग भी अपना ही होगा। तो और वो कस्टमर जो हमारा कस्टमर था, जिस तरह से हम डील करते थे तो हमारी डीलिंग पे वो सेटिस्फाइड होता था, इसीलिए हमारा कस्टमर बना हुआ था। जब वो थर्ड पर्सन की तरफ मूव हो जाएगा और वो उसको डील करेगा पैसे के लिए, उस सिचुएशन में पॉसिबल है कि फ्यूचर में वो हमारा कस्टमर ना रहे, क्लियर।